नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो हमारी मैराथन क्लास होगी और हम न्यूट्रिशन साइंस के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करते हुए अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर दी जाएगी क्योंकि ये मैराथन क्लास है, तो थोड़ा बहुत आपको टॉपिक से रिलेटेड मान लीजिए कोई प्रश्न है उससे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन एक एक चुनिंदा टॉपिक लेके आई हूँ जहाँ से मल्टीपल टाइम आपको प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में टीजीटी हो, पीजीटी हो, उत्तराखंड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको प्रश्न देखने को हर स्टेट में यहाँ से मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और अच्छी लगे तो आप सभी से मैं यही कहूँगी, भाई मेहनत लगती है हर काम में, तो हमें शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। तो आ जाते हैं प्रश्न 1 पर। हमारा प्रश्न 1 है, भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूह में बांटा गया है। आप ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 मतलब 6 और डी ऑप्शन है 7। तो हम बात जब भी करेंगे भोज्य पदार्थों को, तो इनको कितने भागों में बांटा गया है। इनको बांटा गया है 6 भागों में, ठीक है। कौन कौन से 6 भाग होंगे। पहला भाग जो आपका होता है प्रोटीन का होता है, दूसरा भाग होता है CHO कार्बोहाइड्रेट का होता है, तीसरे भाग की यदि हम बात करेंगे तो वसा हो जाएगा, और चौथा भाग हो जाएगा आपका विटामिन के साथ साथ खनिज लवण, और खनिज लवण के साथ हम कह सकते हैं क्या, भाई जल भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारी दैनिक दिनचर्या में हमारी शरीर के जो आवश्यकता होती है जल की, हर काम को, चाहे पाचन हो चाहे डाइजेशन हो, जो भी काम होता है हर काम में क्या होता है, जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। हर एक अंग में पानी होता है, हमारी बॉडी 70% जल से बनी हुई है। तो यहाँ पर ये सारे जो 6 तत्व होते हैं वो आधारीय भोज्य समूह की क्या होते हैं, नींव होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है। क्या खाना है, बी है दूध है, सी है अंडा है, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो होगा क्या, भाई जन्म से लेकर मृत्यु तक की कोई भी अवस्था की बात करें या आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि आदर्श तथा संपूर्ण आहार किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर दूध होता है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हम इसको देते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में दूध ना मिले तो हम सेकेंड अपॉर्चुनिटी किसे देंगे, एग को देंगे, ठीक है। अंडे को भी सेकेंड संपूर्ण आहार कहा गया है दूध के बाद, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। बात करेंगे हम थोड़े से दूध के विषय में, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। जो दूध में वसा होती है पूछी जाती है, भाई किस रूप में पाई जाती है, तो ये पायस के रूप में होती है, पायसीकरण के रूप में होती है। आप जानते हो जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उस पर क्या होते हैं, ऊपर छोटे छोटे आपको डॉट डॉट से दिखते हैं, वो क्या होती है, वसा होती है, जो पायस के रूप में पाई जाती है। जो प्रोटीन होती है केसीन होती है। केसीन प्रोटीन होती है, किस रूप में मिलेगी हमें, ये कैल्शियम केसीनेट के रूप में ये प्राप्त होती है। कैल्शियम केसीनेट के रूप में हमें ये प्राप्त होती है, ठीक है। किसमें, दूध में। अच्छा, कैल्शियम केसीनेट के रूप का मतलब यहाँ पर ये है, ये कोलाइडल रूप होता है। कोलाइडल रूप हम उस तत्व को कहते हैं जो पूर्णतः गलता मतलब घुलता नहीं है किसी भी पदार्थ में। जैसे चीनी है, नमक है, पूर्णतः घुल जाती है। लेकिन कोलाइडल पदार्थ वो होता है जो पूर्ण रूप से, जैसे कि चाय में से आप चाय को छानोगे तो छन्नी में चाय की पत्ती रह जाती है, इसी तरीके से दूध भी होता है। उसमें क्या होता है, पनीर है, पनीर में कड़ से आप हमेशा दबा के देखिए, पनीर में कण जैसे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो भाई केसीन ही तो होता है पनीर एक तरीके का, तो वो दानेदार होता है। तो इस तरीके से कोलाइडल रूप इसमें होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कौन सी शर्करा मिलती है, तो शर्करा दूध होती है। दूध में मिठास किसके कारण होती है, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज शर्करा के कारण दूध जो होता है मीठा होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो होता है दूध क्या होता है,
मतलब दही में परिवर्तित हो जाता है, या फिर कह सकते हैं दही में दूध में खट्टापन आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है दूध को खराब करने के लिए, तो हम कहेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, मैंने कहा कि मैं जो भी पढ़ाऊंगी, मतलब जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके मेन प्रश्न आपको यहाँ पर बताकर जाऊंगी। तो इसमें जो दुग्ध शर्करा अभी हमने बताई थी लैक्टोज होती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं, एल्बुमिन भी पाया जाता है, दूध में एल्बुमिन पाया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होते हैं, आंशिक क्षार भी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसमें आंशिक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत क्षार भी प्राप्त होते हैं दूध में। वसा की मात्रा आपसे पूछी जाती है कितनी होती है, तो 3 से 6% होती है। ठीक है, उसके बाद नोट करते रहिए भैया, नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। और इतने आराम में मत बैठो, जिस दिन एकदम से नोटिस आ गया ना, चाहे एलटी ग्रेड का चाहे टीजीटी पीजीटी का, तो फिर आप एक साथ तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करें प्रोटीन की कितना मिलता है, तो प्रोटीन हमें यहाँ पर मिलता है, तो प्रोटीन की हम बात करेंगे, प्रोटीन हमें जो मिलता है वो मिलता है 3 से 4%। ठीक है, तो वसा कितनी होती है, 3 से 6% होती है। ठीक है, 3 से 6% प्रोटीन होती है, 3 से 4%। जो हमने लैक्टोज बताया था, लैक्टोज कितना होता है, 4 से 7%। लैक्टोज की मात्रा होती है दूध में 4 से 7%, 4 से 7%, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं, पानी भी पाया जाता है भाई, दूध में कितना पानी होता है, 85 to 88% होता है। ठीक है, दूध में पानी पूछा जाए, जल कितना होता है, तो 85 से लेकर 88% तक जल ही होता है दूध में भी। ठीक है, और खनिज लवण भी पूछ लिए जाते हैं, खनिज लवण कितने होते हैं, तो हम बात करेंगे 0.07%। ठीक है, इतना होता है, हमने बात कर ली दूध की। अब क्योंकि हमने क्या कहा, जो अंडा है, अंडा क्या है, एक संपूर्ण पदार्थ माना जाता है। कौन सा, सेकंड नंबर पे दूध के बाद। तो हाँ, पहला तो आंसर हमारा दूध ही होगा, तो सेकंड अंडे की थोड़ी सी बात क्यों ना कर ली जाए, बहुत थोड़े से समय में हम जल्दी से बात करेंगे। जो अंडा होता है ये निरामिष भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, निरामिष होता है, हम जानते हैं मांस की श्रेणी में, मांस मछली में गिना जाता है, तो निरामिष हो गया ये। ठीक है, उसके बाद इसके हम वजन की बात करें, आपसे पूछा गया है कई बार एग्जाम में कितना वजन होता है, तो 40 से 50 ग्राम का एक अंडा होता है। ठीक है, जर्दी की मात्रा पूछी जाए कितनी होती है, जर्दी कितनी होती है, तो 30% होती है। एक एक पॉइंट को नोट करिए प्यारे बच्चों। अंडे की जो सफ़ेदी हम बात करें, सफ़ेदी कितनी होती है, सफ़ेदी आप जानते हो ऊपरी परत सफ़ेद होता है, बाह्य भाग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, मतलब वो छिलका होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंडे में 2 भाग होते हैं अंदर, एक खाने वाला भाग सफ़ेद होता है और एक खाने वाला भाग पीला होता है, जिसे हम जर्दी कहते हैं, जो 30% होती है। हम जो अंडे में सफ़ेद भाग होता है, जो खाने वाली बात होती है, खाया जाता है जो सफ़ेद भाग उसकी बात करेंगे, तो वो 58% होता है। उसके बाद ऊपर छिलका होता है, वो सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, वो किस जीव का अंडा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो बाह्य आवरण होता है, जो बाहरी आवरण होता है, कितना होता है, 12% होता है। ठीक है, बाहरी आवरण 12% होता है और जल्दी 30% होती है। पूरा वजन की बात करेंगे तो 40 से 50 ग्राम का एक अंडा होता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। अंडे में भाग पूछे जाएं तो 3 भाग होते हैं, जल्दी से, बस हम बहुत जल्दी बात करेंगे। एक होता है बाह्य भाग, ठीक है, एक होता है बाह्य भाग। दूसरा भाग होता है श्वेत भाग। ठीक है, श्वेत भाग होता है जिसको एल्बुमिन, जिसमें प्रोटीन प्राप्त होता है श्वेत भाग में। जो बाह्य भाग होता है इसी को हम एग शेल कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो पीला भाग होता है इसे हम योल्क भी कहते हैं, एग योल्क कहते हैं। तो इतनी बात हमने कर ली किसके, अंडे के विषय में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं, क्योंकि ये मैराथन क्लास है तो थोड़ा समय तो भाई आपको देना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ करते चलिए, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलती हैं। रोज़ हम नॉर्मल क्लास करते हैं, आज हमारी थोड़ी बड़ी और अच्छी क्लास देखने को आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरी सब्जियों में रसदार सब्जियां वह सब्जियां कहलाती हैं जिनमें जलांश की मात्रा 10% होती है। मतलब सब्जियों के भी प्रश्न है यहाँ पर, मतलब सब्जी से संबंधित भी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो हरी सब्जियां में रसदार सब्जियां हम उन्हें कहते हैं जिनमें क्या 50% जल होता है या रस होता है, या 60% या 70% या डी है 80%। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
3 की 70% अगर किसी सब्जी में जल प्राप्त होता है आपको, तो आप कहोगे वो कैसी रसदार सब्जी का उदाहरण है। कौन सी रसदार सब्जी का उदाहरण है? देखो, सब्जियां कई प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी बीज वाली सब्जियां, दूसरी होती है फल वाली सब्जियां। अच्छा, बीज वाली सब्जियों में अगर हम बात करें तो जैसे जिनमें बीज होते हैं, जैसे कि मटर है, सेम है, आप इन्हें खोलोगे तो सब में इनमें बीज मिलेगा। फल वाली सब्जियों में आप जैसे टमाटर है, लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। फिर होती फल वाली की हमने बात की, ठीक है, फल वाली सब्जियों की हमने बात की। उसके बाद हम करेंगे फल में हमने बताया लौकी, टमाटर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं फूल वाली सब्जियां। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो फूल वाली होती हैं, जैसे सहजन हो गया, कचनार हो गए, केले के फूल हो गए, ठीक है, इनकी भी सब्जियां बनाई जाती हैं। नाल वाली सब्जियां भी होती हैं। नाल देखिए, नोट कर लीजिएगा, फूल, फल, बीज, ये सब्जियों के प्रकार हैं, ठीक है। नाल वाली जैसे कि कमलगट्टा हो गया, आपका प्याज हो गया। अच्छा, प्याज जो है आपका मतलब नाल वाली सब्जी का उदाहरण भी है, क्योंकि इसमें नाल हरे हरे वो निकलते हैं, आपने देखे होंगे पत्ते, और उनको भी हम खाते हैं। और कंद व मूल में भी आपके प्याज आता है, मतलब जो जड़ वाली सब्जी है प्याज उसमें भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद होती है पत्तियों वाली सब्जियाँ। पत्तियों में आप जानते हैं जितने आपके मेथी है, सरसों है, पालक है, ये साग जो होते हैं, जितनी भी भाजियाँ होती हैं हरी, ये आपकी इस तरीके की पत्ते वाली सब्जियाँ पत्ती वाली सब्जियों के अंतर्गत आ जाएंगी। कंद व मूल में गाजर है, मूली है, प्याज है, जितनी भी जड़ वाली सब्जियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो सब्जियों के हमने कितने बता दिए, कई प्रकार हो गए, कम से कम 5-6 प्रकार की सब्जियां यहाँ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं तो 70% जल जिसमें होगा उसे हम क्या कहेंगे, रसदार सब्जियां कहेंगे। क्वेश्चन 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी जाता है। सीरियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ए है ग्रीक, बी है यूनान, सी है अरबी, डी है भारतीय भाषा। तो जो सीरियल शब्द होता है, सीरियल शब्द की अगर हम बात करें हमारी भाषा में, जो हमारे प्राचीन काल में हमारे यहाँ तृणधान्य बोलते थे, ठीक है, तृणधान्य बोलते थे हमारे यहाँ, हमारे देश भारत में तृणधान्य बोलते थे। और तृणधान्य का बात करेंगे आंग्ल भाषा, मतलब इंग्लिश की जो भाषा होती है उसे हम कहते हैं आंग्ल भाषा, ठीक है। आंग्ल भाषा में क्या अर्थ दे दिया, सीरियल कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, सीरियल कर दिया, ठीक है। अब ये सीरियल की बात आपसे हो रही कि ये तो आंग्ल भाषा का शब्द है, लेकिन ये जो सीरियल है ये कहाँ से आया? तो ये सीरियल शब्द की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है कहाँ से? इसकी उत्पत्ति होती है यूनानी भाषा के शब्द से, ठीक है, यूनानी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। और यूनानी भाषा का वह शब्द कौन सा है जिससे सीरियल निकला है? तो हम कहेंगे उस शब्द का मतलब है सीरीज़, मतलब सीरीज़। अब हम बात करते हैं कि भाई सीरीज़ है ये शब्द, जिसको यूनानी भाषा में क्या कहा गया, सीरियल कहा गया। तो आंसर तो आपको मैंने दे दिया कि ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सीरियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। लेकिन हमें ये भी यहाँ पर जानना आवश्यक है कि ये भाई इनको हमने मतलब सीरीज़ क्यों कहते थे। तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में एक देवी थी। कौन थी ये? प्राचीन काल में एक देवी थी। ये जो देवी थी वो जो ये देवी थी ये कहाँ? यूनान की निवासी थी, और यूनान की निवासी थी, और ये खाद्यान्न व फसल की संरक्षिका कही जाती थी। खाद्यान्न व फसल की ये संरक्षिका कही जाती थी। खाद्यान्न व फसल की संरक्षिका, जैसे हम लोग माँ अन्नपूर्णा को मानते हैं ऐसे ही, ठीक है, कि ये संरक्षिका कही जाती थी, ओके, मानी जाती थी, खाद्यान्न एवं फसल की संरक्षिका, ठीक है। तो इसीलिए यहीं से निकला सीरीज़, सीरीज़ से बन गया सीरियल्स आंग्ल भाषा में, और हमारी भाषा में इसको तृणधान्य या फिर अनाज कहा जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम भोजन के चयापचय संबंधी प्रयोग किए गए। ए है सेटोरियो द्वारा, बी है लेवॉइजर द्वारा, सी है एटवाटर द्वारा, और डी है लेविंग द्वारा। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा सेटोरियम, या हम कह सकते हैं सेक्टोरियम, ठीक है। सेटोरियो या सेक्टोरियम, आपको ये दोनों मिल सकते हैं, इन्हें लिख लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हम 3 जगह आपसे चयापचय की बात करेंगे, और ये तीनों व्यक्ति चयापचय से संबंधित है। लेकिन किसका क्या काम है ये ध्यान से सुनना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ये प्रश्न अगर बन गए, क्योंकि चयापचय से प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बन गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको आंसर करें। देखो, अगर हम सर्वप्रथम भोजन के चयापचय संबंधी प्रयोग की बात करें तो वो जरूर सेटोरियम ने किए, लेकिन यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं स्पष्ट है कि सेटोरियो इस चयापचय के प्रयोग में सफल हुए या नहीं हुए, ठीक है। बस पहले उन्होंने क्या किया,
किया, प्रयोग किया। दूसरी हम बात करेंगे किसकी, लेवाइजर का। अच्छा, कब प्रयोग किया ये पूछ लिया जाए तो ये कौन सी शताब्दी थी, 16वीं या 17वीं शताब्दी की ये बात थी, 16वीं या 17वीं शताब्दी की ये बात थी। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, बात करते हैं लेवाइजर की। लेवाइजर ने क्या करा, सबसे पहले चयापचय संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट किया। तो चयापचय संबंधी प्रक्रिया को अगर स्पष्ट करने की बात करें, चयापचय संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट करने की अगर बात की जाएगी तो आप आंसर सदैव किसको लगाओगे, लेवाइजर को लगाओगे। स्पष्ट किया, इन्होंने इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप दिया। भाई कोई भी चीज़ है, भाई हम करते सब हैं, लेकिन एक होता है स्पष्ट रूप में करना, क्लियरली करना, तो वो काम किया लेवाइजर ने। तो चयापचय संबंधी प्रक्रिया का इसको स्पष्ट किसने किया, लेवाइजर ने किया। यहीं पर अगर हम बात करते हैं लेवाइजर को विषय में, तो ये पोषण विज्ञान के मार्गदृष्टा भी कहे जाते हैं। अच्छा, मार्गदृष्टा हम इनको कहते क्यों हैं, कि क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि पाचन के बाद क्या होता है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, आहार खाते हैं, तो उसमें पाचन के बाद क्या होता है, वह भोजन किसमें, ऊर्जा व शक्ति में बदल जाता है, ऊर्जा व शक्ति में बदल जाता है। मतलब वह भोजन हमें ऊर्जा देता है, शक्ति, काम करने की क्षमता देता है। तो ये बात भी लेवाइजर ने कही, इसीलिए हम इनको मार्गदर्शा ऑफ न्यूट्रिशन साइंस भी कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम किसकी, मतलब मार्गदर्शा हमारे आहार पोषण विज्ञान में इनको कहा जाता है, और ये TCT 2021 का प्रश्न है। अब हमने दो जगह चयापचय की बात की कि सर्वप्रथम भोजन के चयापचय का प्रयोग किसने किया, सेटोरियो ने किया। प्रक्रिया को स्पष्ट लेवाइजर ने किया। तो फिर अटवाटर ने क्या किया चयापचय में, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने सामान्य चयापचय की धारणा को स्पष्ट किया। मतलब सामान्य चयापचय जो होता है, भाई छोटी मोटी जानकारी जो थी वो इन्होंने दी। सामान्य चयापचय का अगर ज्ञान की बात करें, का ज्ञान किसने दिया, तो हम आंसर करेंगे किसने, ये करेंगे आंसर अटवाटर। अब हमने जब सबकी बात की है तो एक आंसर हमारा बच गया क्या, लिविंग। अब लिविंग ने क्या काम किया, तो लिविंग ने ही बताया कि जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, वसा है, ओके, वसा है, साथ ही साथ आपका सेचो कार्बोज है, ये क्या है, शरीर में जलते हैं। मतलब इन्हीं तीन पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और अगर ऑक्सीकरण को आपको समझना है तो अभी कल ही जो हमने ऊर्जा वाली, शक्ति वाली जो वीडियो डाली है उसे देख लेना। उसमें भी हमने ऑक्सीकरण, मेटाबॉलिज्म के प्रकार इत्यादि, कैलोरीमेट्री, वार्म कैलोरीमेट्री क्या है, ये सारे प्रश्न हमने आपको कल ही कराए हैं। ठीक है, तो उसको आप कल ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों की डिमांड थी किसकी, BMR की, तो BMR आपको कल या परसों वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए चिड़ियों पर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमने बात कर ली चयापचय के हर तरीके के प्रश्न की, तो अगर चिड़ियों पर पूछा जाए मेटाबॉलिज्म का प्रयोग किसने किया, तो बोलते हैं रीमर महोदय। ठीक है, रीमर ने किया। अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1941 में सर्वप्रथम कहाँ मनुष्य के लिए भोजन की दैनिक आवश्यकता संबंधी सूची बनाई गई। 1941 की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। क्या अमेरिका में बनाई गई, या भारत में, या फिर इटली में, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, 1941 में सर्वप्रथम जो दैनिक, जिसे हम RDA कहते हैं, दैनिक आवश्यकता संबंधी जो हमारी आहार की सूची बनाई गई, वो बनाई गई थी कहाँ, अमेरिका में बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे, भाई आपको ईयर भी लिखा मिल गया, ये कब बनाई गई, 1941 में। वहीं अगर हम बात करेंगे भारत में, हमारे देश में कब बनाई गई, तो ये भारत में बनाई जाती है कब, 1944 में बनाई जाती है। 1944 में ये सूची बनाई जाती है। ठीक है, भारत में 1944 में ये सूची जो है तैयार की गई। ठीक है, सर्वप्रथम पोषण विज्ञान में अध्ययन किसने प्रारंभ किया। सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर इटली दिया है इसलिए मुझे ये आंसर याद आ गया। जो सेक्टोरियम की अभी हमने बात की थी, सेक्टोरियम अभी हम बात कर रहे थे जो चयापचय संबंधी प्रयोग की। ठीक है, तो सेक्टोरियम थे, इन्हीं ने सर्वप्रथम क्या करा था, पोषण विज्ञान में अध्ययन मतलब अध्ययन को प्रारंभ किया था। ठीक है, ऐसा बुक्स में लिखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये इटली के निवासी थे, और ये समय था कब का, 1561 में ही अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया था। मतलब काफ़ी पहले समय विदेशों में जो था आपका पोषण विज्ञान में अध्ययन शुरू हो गया था। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, भोज्य पदार्थ की खोज किसने की। ए है बियोजेलियस ने, बी है रुफनर ने, सी है मार्क्स रुफनर ने, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की, तो ये खोज करते हैं, अच्छा मुल्डर आंसर ही नहीं है, सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन कर लो चाहे मुल्डर,
ओके, क्योंकि जो मुल्डर थे इन्होंने ही नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ की खोज की। तो ये बी ऑप्शन जो सही होगा, रबनर को हटा दो, मुल्डर आंसर कर लो, क्योंकि मार्क्स रबनर और रबनर बात एक ही है। ओके, अब पहला है आपका क्या, बियोजेलियस। बियोजेलियस ने 1838 में क्या बताया, 1838 में बताया कि जो रक्त में लोहे की मात्रा होती है, रक्त में लोहे की जो मात्रा होती है, लोहा आप जानते हो हिम और ग्लोबिन दो चीज़ों से रक्त बनता है। तो हिम क्या होता है, लोहा होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो इन्होंने ये बताया कि रक्त में लोहे की जो उपस्थिति है वो किसकी, O2 को ग्रहण करने की क्षमता, O2 को ग्रहण करने की क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। भाई क्षमता को बढ़ाने का मतलब ये है कि आप जानते हो रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ बताई थी बियोजेलियस ने 1838 में। ओके, बात करते हैं किसकी, मार्क्स रुबनर। ये कौन है मार्क्स रुबनर, इनकी भी बात कर देते हैं। तो जो प्रोटीन और ऊर्जा का जो मूल आप याद करते हो ना, प्रोटीन कार्बोज वसा का जो आप ऊर्जा मूल्य याद करते हो ना, कि इसमें इसका 1 ग्राम हमें कितना देता है, प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी देता है, इसका भी 4 देता है और इसका 9 देता है किलो कैलोरी। तो ये जो हम चीज़ पढ़ते हैं, ये चीज़ स्पष्ट किसने की, ये मार्क्स रुबनर ने स्पष्ट की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर मुल्डर है, नोट कर लीजिएगा, इसमें मुल्डर नहीं लिखा है, 2 जगह रुबनर हो गए हैं। ठीक है, मुल्डर आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो फिर से मैं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में एक पोषण का प्रकार नहीं है। ए है संतुलित पोषण, पर्याप्तम पोषण, अति पोषण, उपर्युक्त सभी। देखो आपका सब्सक्राइब और लाइक जो होता है ना, हम लोगों के लिए, जैसे बच्चों के लिए बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स नहीं देख के वो दूध पीने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, वैसे ही काम करता है। क्या होता है, जब हम देखते हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए हैं, लाइक मिले हैं, हमें अच्छे कमेंट मिले हैं, तो हमें क्या लगता है कि अरे नहीं, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, लाओ हमें और वीडियो बनानी चाहिए। उस समय क्या होता है कि हम चाहे कितनी भी समस्या में होते हैं, हम क्वेश्चन बनाने के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं, हम कितनी भी थकान हो उस समय हम रात में भी 3 बजे उठ के क्वेश्चन बना लेते हैं, अगर नहीं टाइम मिल पाए किसी वजह से। ठीक है, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, आप जानते हो बच्चे भी घर पे हैं। लेकिन अगर आप लोगों का चैनल पर सपोर्ट कम दिखता है, लाइक नहीं दिखते, सब्सक्राइब नहीं दिखता है, तो सच बताएं टाइम होते हुए भी टाइम ऐसे खिंचता है, मतलब स्ट्रेस सा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग मेरी इस समस्या को ज़रूर समझें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में एक पोषण का प्रकार नहीं है। ए है संतुलित पोषण, बी है पर्याप्त पोषण, सी है अति पोषण, डी है उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हो पोषण का जो प्रकार इनमें से नहीं है वो क्या होगा, अति पोषण होगा। अति पोषण क्या है, पोषण का प्रकार नहीं है। क्यों, क्योंकि पोषण के जो प्रकार होते हैं वो कौन से हैं आपके, एक तो संतुलित पोषण होता है, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा होता है, पर्याप्तम पोषण होता है। ये 2 प्रकार आपके किसके होते हैं, संतुलित पोषण के होते हैं। संतुलित पोषण हम किसे कहते हैं, जब हमारा आहार कैसा हो, हमारी आयु के अनुसार हो, हमारे लिंग के अनुसार हो और हमारे किसके, व्यवसाय के अनुसार हो। व्यवसाय के साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, व्यवसाय के साथ साथ हमारी शारीरिक रचना, शारीरिक अवस्था, जैसे कि हम क्या गर्भावस्था में हैं, हम क्या धात्री अवस्था में हैं, या फिर हम बात करेंगे क्या हम किशोरावस्था में हैं या बाल्यावस्था में हैं, हम किस अवस्था में हैं। ठीक है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम जब आहार की मील प्लानिंग करते हैं तो हम उसको संतुलित पोषण कहते हैं। ठीक है, पर्याप्तम पोषण क्या होता है, जब हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा किसके, संतुलित पोषण के हिसाब से लेते हैं। मान लो आयु के हिसाब से लेते हैं, लिंग के हिसाब से लेते हैं, व्यवसाय के हिसाब से लेते हैं, लेकिन जो हमारी आयु, लिंग और व्यवसाय के अनुसार जो हमें आहार लेना चाहिए उससे भी हम कितना 50% अधिक ले रहे हैं। 50% क्या कर रहे हैं, अधिक ले रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं पर्याप्तम पोषण। भाई संतुलित आहार को आप पर्याप्तम पोषण मतलब जो आपका बी है पर्याप्तम पोषण, उसको संतुलित आहार से कोरिलेट करिए। जैसे कि आपने संतुलित आहार लिया, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उसी में 50% और एक्स्ट्रा ले लिया, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पर्याप्तम पोषण हो जाएगा। ठीक है, मतलब आयु, लिंग, व्यवसाय के अनुसार आपने 50% एक्स्ट्रा चीज़ खा ली है, तो क्या है, वो आपका पर्याप्तम पोषण का उदाहरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कभी व्रत में हो, किसी समस्या में हो, आप लंबे समय तक आहार नहीं ले पा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपने पर्याप्तम पोषण लिया है, 50% एक्स्ट्रा लिया है, ये बॉडी में आपके स्टोर हो जाएगा। और ये पदार्थ आप जानते हो, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उस समय आपको ऊर्जा देने का काम करते हैं।
ओके। अब हम बात कर लेते हैं अति पोषण मतलब कुपोषण की बात कर लेते हैं। जो कुपोषण है वो कहीं कहीं कितना 2 प्रकार का माना जाता है, और कहीं 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 ये 3 प्रकार का और कहीं कहीं ये 4 प्रकार का देखने को मिलता है। तो आपसे जैसा आयोग प्रश्न पूछे आप ऑप्शन को देख के आंसर करना। पहला प्रकार होता है इसका अति पोषण, जो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है। दूसरा होता है अल्प पोषण, अंडर वेट, ठीक है, अति मतलब ओवरवेट। तीसरा होता है विशिष्ट अभाव, जैसे आपका रतौंधी होना या आपके लिए स्कर्वी होना, जो किसी मतलब पर्टिकुलर किसी तत्व की इतनी ज़्यादा कमी हो जाए जो कोई समस्या में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाना, तो हम इसको कहते हैं विशिष्ट अभाव। भाई इतनी कमी हो गई कि कोई व्यक्ति समस्या से ग्रसित हो गया। और लास्ट वाला जो अगर चौथा पूछा जाए कि भाई अगर आपको लगे चौथा आंसर देना है तो आप कहोगे असंतुलन होना, कि मतलब ठीक है आपको ना स्कर्वी हो रहा है ना आपको क्या हो रहा है, मतलब कोई रतौंधी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, पर ये क्या है कभी आपने विटामिन ए खा लिया, कभी आपने विटामिन सी खा लिया, कभी आपने मतलब आप इस तरीके से खा रहे हो, एक दिन आपने प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खा ली, एक दिन आपने कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खा ली। नॉर्मल लाइफ में हम लोग इसी तरीके का भोजन करते हैं। भाई हम लोग बहुत कम होते हैं जो प्लानिंग से खाते नहीं, सब लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। किसी दिन दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी सारा बन गया, किसी दिन खाली किसी ने दाल चावल बना लिए, तो हम लोग इसी तरीके का खाना खाते हैं। कभी सलाद होता है कभी नहीं होता है, वो घर में है तब भी सोचते हैं कि अरे मौसम ऐसा हो रहा है, नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये असंतुलन हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का कुपोषण आपका देखने को मिलता है, अति पोषण, अपोषण, विशिष्ट अभाव और असंतुलन। ठीक है, बढ़ते हैं। या इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, सी ऑप्शन था, क्योंकि निम्नलिखित में से पोषण का प्रकार नहीं है पूछा गया है, पोषण का प्रकार नहीं है ये पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अति पोषण। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उपचारार्थ पोषण थेरेप्टिक न्यूट्रिशन के उद्देश्य ए है पोषण पार्श्व दृश्य को प्राप्त करना, बी है पोषणहीनता या अधिकता को सुधारना, सी है विशिष्ट आहार के उपभोग को दूर करना, डी है निम्न में से सभी। तो उपचारार्थ जो पोषण होते हैं जिसे हम थेरेप्टिक न्यूट्रिशन कहते हैं, इसमें हम पोषण पार्श्व दृश्य को भी प्राप्त करते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी जो प्रोफाइल है किस तरीके की है, क्या वो खाता है, क्या समस्या है, क्या चीज़ें उसे पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी पोषणहीनता को देखते हैं कि किसी न्यूट्रिशन की इसके अंदर कमी या अधिकता तो नहीं हो रही, वो चीज़ सुधारने का प्रयास करते हैं। फिर हम जैसे कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो उसकी हम कमी करने के लिए उसे सलाद वगैरह बताते हैं, उसके फैट को कम करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। विशिष्ट आहार के उपभोग को दूर करते हैं, मान लो कोई ऐसा फूड वो ले रहा है कि जो मतलब शायद उसके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन आप वो उसी को खाए जा रहा है, तो ऐसा आहार को दूर करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा भी पूछा जाता है जैसे कि कोई चयापचय या संबंधी रोग है, किसी का डाइजेशन नहीं हो रहा है सही से, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो चयापचय संबंधी समस्याओं को भी इस आहार के जरिए सही किया जाता है। मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके आहार में हम क्या करते हैं, फाइबर को ऐड करते हैं जिससे उसका मोशन क्लियर हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विशेष प्रकार के जो चयापचय संबंधी रोग होते हैं, पेट के संबंधित किसी को सीलियक रोग है, जो आपको पता है गेहूं में ग्लूटिन के कारण होता है सीलियक रोग, तो उस समस्या को दूर, ये सारे काम कैसे हो जाएंगे, चयापचय संबंधी हो जाएंगे। पेट में मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाले ये चीज़ें होती हैं, तो पहले इसको भी सही करने का यहाँ काम किया जाता है। तो और लक्षण से मुक्ति दिलाना एक उद्देश्य और होता है, लक्षण से मुक्ति दिलाना मतलब कोई बीमारी है, जैसे किसी को मान लो रतौंधी है तो उससे मुक्ति दिलाना, उसको विटामिन ए की खुराक देने की कोशिश करना, और विटामिन सी देना जिससे उसका एस्कॉर्बिक एसिड मतलब स्कर्वी रोग दूर हो जाए। इस तरीके की चीज़ें, जब कोई विशेष समस्या किसी लक्षण को दूर करना हो तो भी हम थेरेप्टिक डाइट देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शरीर में जल प्राप्ति के स्रोत हैं, ए है पेय के रूप में, बी है भोज्य पदार्थों के रूप में, सी है शरीर की में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा, डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो शरीर में जो जल की आपकी प्राप्ति होती है, अगर पूछा जाए कितने स्रोतों से होती है, तो हम सभी जानते हैं कितने स्रोतों से होती है, ये हमारे लिए हो जाती है 3 स्रोतों से। 3 स्रोत कौन कौन से होते हैं, एक तो आपको पेय के रूप में, आप चाय है, दूध है, लस्सी है, कॉफ़ी है, शरबत है, इस समय आप बहुत सारी चीज़ें पी रहे होंगे गर्मी के मौसम में। ठीक है, दूसरा हम भोज्य पदार्थों द्वारा, जैसे अनाज हो गए, दालें हो गई, फल हो गए, सब्जियां हो गई, तो ये भोज्य पदार्थ हो जाएंगे। मांस, मछली, अंडा, इनमें भी जलांश पाया जाता है, जल का अंश पाया जाता है। ठीक है, तीसरा होता है शरीर में भोजन के ऑक्सीडेशन द्वारा, जैसे कि हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपको पता भी है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि 1 ग्राम जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, 1 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कितना जल उससे उत्पन्न होगा। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कितना 0.6 ग्राम जल मिलता है ना,
ठीक है, ग्राम जल प्राप्त होता है। ऐसे अगर प्रोटीन का पूछा जाए, ये नोट कर लेना, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ये पूछे हुए प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा बात करेंगे जो फैट होता है, बसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो कितना जल प्राप्त होता है, तो बसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो कितना 1.70 ग्राम जल प्राप्त होता है। यहीं पर अगर हम बात करें प्रोटीन की, जब प्रोटीन पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो कितना जल मिलता है, तो 1 ग्राम जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो तीनों का याद रखिएगा। बात हो अगर कार्बोहाइड्रेट की, CHO की, तो हमने क्या बताया, 0.6 ग्राम जल प्राप्त होता है। बसा में हमने बताया 1.07 ग्राम जल प्राप्त होता है, 7 है ये, ठीक है, 7 ग्राम जल प्राप्त होता है। और प्रोटीन में हमने क्या बताया, 0.41 ग्राम आपको जल प्राप्त होता है। तो ये ऑक्सीडेशन में प्राप्त होता है। इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन में कुछ तत्व मिलता है क्या आपको, क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, CO2। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीकरण में कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, तो जल मिलता है, उसके साथ शक्ति भी मिलती है, आपको ऊष्मा निकलती है, और साथ ही साथ आपको CO2 भी उसमें से निकलता है। तो ये 3 तत्व निकलते हैं। और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तो एक चीज़ और ऐड कर लेना, यूरिक एसिड, यूरिया भी निकलता है, अमोनिया भी निकलता है, ठीक है। बढ़ते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन से हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल की कितनी प्रतिशत कमी होने पर व्यक्ति मरणासन्न हो सकता है, 10%, 17%, 20% या 40%। तो जब किसी व्यक्ति में 10% हमारे शरीर कितना 70 या 65% या 75%, यही 3 आंसर आपको दिए जाते हैं, से क्या बनी हुई है, ठीक है। 70% जल से क्या है, हमारी बॉडी बनी हुई है, हमने मान लिया, ठीक है। उसमें अगर 10% भी कम हो जाता है तो व्यक्ति कैसा, मरणासन्न हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, व्यक्ति मरणासन्न हो जाएगा, मरणासन्न, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, मरणासन्न हो गया, यहाँ पर कितनी प्रतिशत कमी होने पर व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है, तो 20%। अगर आपके किसी व्यक्ति के शरीर में 20% जल कैसा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, जल कम हो जाए, तो उस व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि पानी के बिना जीना, भोजन के बिना तो आदमी रह सकता है कुछ समय तक, लेकिन पानी के बिना वो नहीं रह सकता। और इस समय जो गर्मियाँ पड़ी थी, उस समय आप देख रहे होगे कितनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, ठीक है। तो शरीर में क्या होता है, जो जल होता है लगातार संतुलित बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जल की जो ग्रहण की गई, एक प्रश्न और पूछा जाता है, जल की ग्रहण की गई मात्रा, ठीक है, ग्रहण की गई मात्रा और निष्कासित की गई मात्रा कैसी होती है, दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। जितना आप ग्रहण करते हो उतना ही निष्कासित करते हो, ध्यान रखिएगा। जल जितना ग्रहण करते हैं उतना ही निष्कासित भी हो जाता है, फिर हम उसको पीते हैं, फिर वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये बराबर होती है, चाहे पसीने से निकले, चाहे मूत्र के माध्यम से निकले, चाहे मतलब बहुत तरीके होते हैं निकलने के। तो जल की ग्रहण की गई मात्रा और निष्कासित की गई मात्रा पूछी जाए कितनी होती है, तो ये सदैव बराबर रहती है। जल का संतुलन हमेशा शरीर में बना रहता है अगर आप सही मात्रा में जल पीते हो, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से भोजन के कार्य हैं, ए है शारीरिक कार्य, बी है सामाजिक कार्य, सी है मनोवैज्ञानिक कार्य, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो भोजन के कार्य हैं वो ये सभी हो जाएंगे। शारीरिक कार्य भी करता है भोजन, कैसे, शारीरिक कार्य अगर पूछा जाए कैसे करता है, तो भाई ऊर्जा का उत्पादन करता है, और क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, शरीर का क्या करता है, वो निर्माण करता है। भाई ये भोजन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, तो ये शारीरिक कार्य हो गए। सुरक्षात्मक कार्य करता है, सभी शारीरिक क्रियाओं का संचालन करता है, नियंत्रण करता है एवं नियमन करता है। ये सारी चीज़ कैसी हो गई, शारीरिक हो गई। यहीं पर हम बात करें कि सामाजिक क्या कार्य करता है, तो हम भाई जन्मदिन मनाते हैं, विवाह मनाते हैं, उस समय क्या करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं भोजन पर, ठीक है। तो हमारे क्या सामाजिक संबंध यहाँ पर कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। भाई जो लोग खुशी से आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमारे जितना अच्छा व्यवहार करोगे, जितना अच्छा आप खाना लोगों को खिलाओगे, प्यार से खिलाओगे, तो वो उतने ही संबंध आपके उससे दृढ़ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक कार्यों में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मानसिक संतुष्टि व तृप्ति आपको प्रदान करता है। इससे सुरक्षा की भावना आती है आपके अंदर कि मतलब भोजन खाते हो तो होता है कि हाँ भाई सुरक्षित हम महसूस करते हैं, हमें मतलब तृप्ति मिलती है एक तरीके की, ठीक है। और क्या होता है, भोजन जो मनोवैज्ञानिक में क्या आ जाएगा, संवेगों को भी प्रकट करते हैं। संवेग को प्रकट करने का मतलब हमें दुख में है तो हमसे खाना नहीं खाया जाता है। वो बात और है कि एक कंडीशन ऐसी होती है, कब तक नहीं खाओगे, भूख लगती है, लेकिन तब भी हम रो रो के खाते हैं, उतना नहीं खा पाते हैं, बस जितना खा मिलता है उतना खा लेते हैं, थोड़ा बहुत, उतना नहीं खा पाते हैं जितना हम सुख में खाते हैं। तो ये एक बात हो जाएगी किसकी, संवेगों की, कि आप खुशी में हो तो ज़्यादा खाओगे, दुख में है तो कम खाओगे। दूसरा क्या होता है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, भोजन
का प्रयोग बल के रूप में भी होता है, मनोवैज्ञानिक में ही आएगा ये भी। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए भोजन का प्रयोग बल के रूप में किस मतलब भोजन के कार्य के अंतर्गत किया जाएगा, तो वो मनोवैज्ञानिक कार्य। अब बल क्या हो गया, बल का मतलब हो गया जैसे हम लोग भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है, तो जब हम भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, ठीक है, अभी सारे बच्चे जाएँ मिल के बैठ जाएँ अगर भूख हड़ताल पर, ये पेपर 1 हफ्ते में करा लें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती। तो जब हम भोजन का प्रयोग बल के रूप में करते हैं, बल के रूप में, तो हम उसको कहते हैं, उसको भी हम मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, हम जरा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है थोड़ा। क्वेश्चन 30 पढ़ लिया होगा। कुपोषण से होने वाले रोगों में शामिल है, ए है क्वाशियोरकर व मेरास्मस, बी है अस्थि विकृति व मोटापा, सी है एनीमिया व विटामिन ए बी सी की हीनता, ए बी और सी तीनों विटामिन की बात हो रही है, डी है निम्न में से सभी। तो कुपोषण से होने वाले रोगों में शामिल कौन कौन सी समस्याएं हैं ये आपको बताना है। तो मैं कहूँगी ये सभी हैं, ठीक है भाई। पोषण की कमी होगी तो क्या है, क्वाशियोरकर भी होगा, मेरास्मस भी होगा, अस्थि विकृति भी होगी और मोटापा भी होगा, साथ ही साथ सी भी सही होगा, विटामिन ए व बी सी की, इन सभी विटामिन की हीनता भी शरीर में क्या होती है, कुपोषण को जन्म देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे सभी सही हो जाएंगे। जैसे कि इसके अलावा भी पूछा जाए तो घेंगा भी आपका कुपोषण का रूप है भाई। पूरा आपको आयोडीन सही नहीं मिला इसलिए हो गया। फ्लोरीन की मात्रा कम होना, अधिक होना फ्लोरोसिस को जन्म देता है, ठीक है। फ्लोरीन की कमी या अधिकता भी आपको कुपोषण से संबंधित है भाई। अधिक हो गई तो भी ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, कम हो गई तो भी आपकी अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, जो मून फेस चंद्रमा के समान गोल मुख हो जाता है, चांद के समान चमकदार गोल मुख हो जाता है, ये समस्या क्वाशियोरकर में होती है, मेरास्मस में होती है, किस में होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी पिया था गला साफ करने के लिए, खांसी आने लगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतवर्ष में यूनिसेफ का कार्य प्रारंभ हुआ 1946 में, 1949 में, 1945 में, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो भारतवर्ष में हम अगर बात करेंगे यूनिसेफ का कार्य कब प्रारंभ हुआ भाई, अगर ओवरऑल बात करेंगे तो भाई 1946 में यूनिसेफ आया, ठीक है। यूनिसेफ कब आया, 1946 में आया। किसके द्वारा इसकी स्थापना पूछी जाती है कि भाई किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा, संघ की महासभा द्वारा, ओके। इसकी स्थापना की जाती है कब, 1946 में, ओके, स्थापना की गई। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या भारत में कब हुई, अगर हम बात करें तो भारत में ये होती है 1949 में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, 1949 में भारत में होती है। देखो अगर हम बात करें यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है तो वो क्या है, यूनाइटेड पूरी फुल फॉर्म की बात करेंगे उसमें हम ये बताएंगे फिर कौन से शब्द हट गए। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। इमरजेंसी और फंड। अब यहाँ से कौन कौन से शब्द हट गए अगर आपसे पूछा जाए तो एक तो इंटरनेशनल शब्द हट गया ये वाला, और कौन सा हट गया, दूसरा इमरजेंसी फंड हट गया, लेकिन फुल फॉर्म में हट गए हैं। लेकिन आपको आज भी लिखा हुआ ये यूनिसेफ पूरा मिलता है, UNICEF, ठीक है, लिखा हुआ यूनिसेफ पूरा मिलता है, लेकिन इसमें से इंटरनेशनल शब्द हटा दिया गया और किसको, इमरजेंसी शब्द को, 2 को हटा दिया गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। अगर बात करेंगे मतलब 1945 में क्या आया इसकी बात करें तो ये आता है 1945 में FAO, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, आहार एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। FAO आता है किसमें, 1949 में। ऐसे ही आपसे पूछा गया था कब WHO कब आया, तो वो आया था 1948 में, ओके। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्षेत्र है। ए है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण, बी है पर्यावरणिक स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक शिक्षा, सी है नर्सिंग व जन स्वास्थ्य, डी है निम्न में से सभी। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार और कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे WHO के विषय में, तो स्थापना हमने बताई कब हुई, 1948 में हुई। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ, 1948 में होता है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और 7 मार्च को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 अप्रैल है ना, 7 अप्रैल को ओके विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। इसके अलावा भी 2-3 काम करता है, जैसे जन शिक्षा का कार्य करता है, WHO जन शिक्षा का कार्य करता है WHO, और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ये कार्य करता है, तो ये सारे कार्य इनके याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 1 से 5 वर्ष के बालकों के लिए विटामिन ए की खुराक कितने अंतराल पर दी जाती है। ए है 3 माह के, बी है 6 माह के, सी है 7 माह के, डी है 12 माह पर। तो 1 से 5 वर्ष के बालकों के लिए जो विटामिन ए की खुराक दी जाती है वो दी जाती है कितने अंतराल पर, वो दी जाती है 6 माह के अंतराल पर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 माह के अंतराल पर तो दी जाती है, लेकिन कितने यूनिट दी जाती है, ये 2 लाख यूनिट जो होती है दी जाती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये दी जाती है। कौन से बच्चों को दी जाती है, 6 माह से 12 माह के शिशु के लिए। अगर एज पूछी जाए, 6 माह से 12 माह के शिशु को ये दी जाती है, 12 माह के शिशु के लिए 6 माह से 12 माह के शिशु के लिए ये दी जाती है। नहीं, थोड़ा सा क्लियर करिएगा, जो 1 से 5 वर्ष है वो यूनिट है, 1 से 5 वर्ष के जो बच्चों की यूनिट है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। ध्यान रखिएगा, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पूछी जाए वो 1 से 5 वर्ष के बालकों के लिए होता है। इन्हें टोटल खुराक कितनी दी जाती है, 9 खुराक दी जाती है टोटल। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि टोटल कितनी खुराक दी जाती है, 9 खुराक दी जाती है। और ये भी प्रश्न पूछा है कितने अंतराल पे दी जाती है, 6 माह के अंतराल पे दी जाती हैं। लेकिन ये प्रश्न नहीं बना है, तो ये वाला बन सकता है कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट खुराक दी जाती है, टोटल 9 खुराक होती हैं। 6 माह के बच्चों को मतलब 6 माह के अंतर पर दी जाती है, मतलब एक खुराक आप देते हो तो वो 6 महीने तक उसको विटामिन ए की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप दो फिर या नहीं दो। दूसरी बात करेंगे, जो हमने 6 माह से 12 माह के शिशु की बात की है, उनको कितनी यूनिट दी जाती है, तो उनको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, 1 लाख। ध्यान रखिएगा, 2 लाख कितने 1 से 5 वर्षों के लिए, 1 लाख जो इंटरनेशनल यूनिट की बात कर रहे हैं वो किसकी है, 6 से 12 माह के शिशुओं के लिए दी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन जो अभी हो गया था इसे क्लियर कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस एक बार थोड़ी सी लाइन मिस हो गई। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ए की खुराक किस टीके के साथ देनी चाहिए। ए है खसरा, बी है चेचक, सी है छोटी माता, डी है बड़ी माता। तो विटामिन ए की खुराक किस टीके के साथ दी जाती है। विटामिन ए से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, बुक से लिया मैंने। खसरे के साथ, जो खसरे का टीका होता है उसके साथ ही विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस सन में राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लागू किया। राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम की बात हो रही, किसने लागू किया, भारत सरकार ने। किसके माध्यम से, भाई किस मंत्रालय के माध्यम से, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से ही होगा ये काम, कि भाई स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ है। तो घेंघा क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है। कहाँ के लोगों को ज़्यादा होता है, आपको पता है, ये जो हिमालय के तराई क्षेत्र में लोग जो रहते हैं, हिमालय के तराई क्षेत्र में जो लोग होते हैं, वहाँ के लोगों को ये देखने को ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ जो मिट्टी और पानी है वहाँ पर आयोडीन की कमी होती है, मिट्टी व पानी में। ठीक है, आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है, जिस वजह से क्या होता है, वहाँ के लोगों को ये घेंघा रोग ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको गलगंड रोग भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी ग्रंथ प्रभावित होती है, थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि होती है जो हमारे गले में पाई जाती है, वो इसमें प्रभावित होती है। ठीक है, तो हम समय की बात कर रहे थे, तो समय होगा ए ऑप्शन 1962 की ये बात है। ओके, अच्छा, समस्या क्या होती है इसमें, आपने ये प्रश्न तो बहुत पूछा गया, ये भी बता देती हूँ। मानसिक रूप से बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर पैदा होते हैं, विकलांग भी हो सकते हैं, और निर्बल मतलब कमज़ोर जन्म भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय एनीमिया, सॉरी मैं रोज़ छोटी क्लासेस लेती हूँ, आज थोड़ी बड़ी हो गई है तो मुँह
क्लियर नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ए है 1970 में, बी है 1972 में, सी है 1973 में, डी है 1974 में। तो राष्ट्रीय एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम जो है एनीमिया नियंत्रण के लिए जो चलाया गया था, ठीक है, जो आहार में हमारे मतलब शरीर में हमारे खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है आहार में, जिस वजह से क्या होता है एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम कब आया, तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा, 1970 में ये आया था कार्यक्रम। कौन सा, राष्ट्रीय एनीमिया। इसको आप राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम भी बोल सकते हो या राष्ट्रीय एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम भी बोल सकते हो, ये दोनों ही सेम ही चीज़ हैं। तो 1970 में आया। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य बहुत पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, उद्देश्य था विद्यालय पूर्व बालकों के लिए, विद्यालय पूर्व जो बालक होते हैं उनको क्या करना है, आयरन की पूर्ति करना, गर्भवती को पूर्ति करना, ठीक है, और धात्री माताओं के लिए पूर्ति करना, मतलब उन्हें आयरन युक्त न्यूट्रिशन दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड कराना। ठीक है, जिससे उनके जो रोग होता है एनीमिया की उसकी संख्या में कमी आ जाए। ठीक है, कमी लाने के लिए। ओके, क्वेश्चन 20 है, राष्ट्रीय एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम में लाभ प्राप्ति के समूह कौन कौन से थे, ये बताना है। समूह मतलब किस, भाई हमने बात की स्कूल पूर्व बच्चे, तो कौन से हो गए, 1 से 5 वर्ष के बालक। भाई 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाने लगता है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, मतलब सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है, तभी हम लोग कहते हैं 7 साल का व्यक्ति साक्षर मानते हैं, क्योंकि 6 से लेकर वो 1 साल तक पढ़ता है, तो वहाँ पर वो नाम लिखना मतलब सीख जाता है, नंबर्स वगैरह सीख जाता है थोड़ा बहुत, तो हम उसको कहते हैं वो साक्षर हो गया। सरकारी स्कूलों के हिसाब से साक्षर हम उसे मानते हैं जो 7 वर्ष से अधिक का हो, मतलब 6 वर्ष से अधिक का हो, और साथ ही साथ उसे लिखना पढ़ना और सामान्य कैलकुलेशन आती हो, उसे हम साक्षर मानते हैं। ठीक है, तो 1 से 5 वर्ष के बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, ये सभी शामिल इसमें होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर के अधिक क्षेत्रफल वाले व्यक्ति को दुबले पतले व छोटे कद वाले व्यक्ति की तुलना में कैलोरी की आवश्यकता रहती है, कम, अधिक, बराबर या निम्न में से सभी। तो भाई जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उस व्यक्ति को छोटे व पतले लोगों से अधिक आहार की आवश्यकता होती है, उसको अपने शरीर के आकार के हिसाब से आहार चाहिए होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटी आंत के मुख्य भाग हैं, ए है गृहिणी, बी है मध्यांत, सी है क्षुद्रांत, डी है निम्न में से सभी। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरा होता है कौन सा, जेजूनम, जेजूनम। और लास्ट क्या होता है आपका, इलियम। ठीक है, इलियम होता है लास्ट। ओके, ड्यूडेनम भी इंग्लिश में ही लिख देते हैं भाई, इससे कोई हिंदी में क्यों लिखा है। ओके, तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये तीनों क्या है, छोटी आंत के भाग हैं, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये आपके टीजीटी में 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, बड़ी आंत के मुख्य भाग कौन से, ये भी पूछा गया था, सीकम, कोलन और रेक्टम, और शायद ये पीजीटी में पूछे गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। जो बड़ी आंत होते हैं उनके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्वेश्चन नंबर 24 है, छेदक दांतों की संख्या, छेदक मतलब इंसाइजर की बात हो रही है, इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 होती है, 8 होती है, और दोबारा रिपीट कर दिया, 6 होती है, या फिर यहाँ पर सी कर लो 6 और डी कर लो 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें जो आपके छेदक दांतें होते हैं, 8 रिपीट हो गया, एक ऑप्शन को कर लो, यहाँ पर हम सी को कर देते हैं 6। तो छेदक जो इंसाइजर दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। इंसाइजर कितने होते हैं, 8 होते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कैनाइन, तो कैनाइन आपके जो होते हैं सेकंड वाले जो कहलाते हैं भेदक, ठीक है, वो होते हैं आपके कितने, 4। ठीक है, भेदक कितने होते हैं, 4 होते हैं, लिखा ही हुआ है, भेदक लिख देती हूँ, भेदक लिख दूँ, या फिर यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, आपका कैनाइन लिख देती हूँ, कैनाइन। ओके, 8 यहाँ पर अगर 8 पूछे जाए कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके प्रीमूलर, जिसे हम चवर्णक, अग्र चवर्णक कहते हैं, प्रीमूलर। प्रीमूलर कितने होते हैं, ये होते हैं 8। ठीक है, इसीलिए ये मैंने सही लिख दिया था इस वजह से, क्योंकि प्रीमूलर 8 होते हैं। और 12 की बात करें तो ये कौन से होते हैं, मूलर होते हैं, जिन्हें हम चवर्णक कहते हैं, 12 होते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, दांतों से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है, नोट कर लिया करो ऐसे,
नोट्स जो होते हैं ये ज़्यादा सही रहते हैं, आपको एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं। मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2, 3, 4 या 6। तो मुंह में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? ग्रंथियों की संख्या पूछी जा रही है आपसे, क्या मतलब उसके सेट नहीं पूछे जा रहे हैं, संख्या पूछी जा रही है, तो 6 होती, टोटल 6 होती हैं। लेकिन आपसे वैसे पूछा जाए कि आपकी ग्रंथियाँ जो हैं जोड़े में कितनी होती हैं, तो जोड़े में कितनी होती हैं? 3। ठीक है, 3 ग्रंथियाँ होती हैं। पहली होती है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि अब दोनों कान में तो ये श्रवण कोश, मतलब श्रवण कोश कानों में होते हैं और दोनों कानों के नीचे होंगी। तो ये पैरोटिड ग्रंथि जो होती हैं क्या होती हैं? 2 जोड़े होते हैं इसके भी। दूसरी होती है आपकी सब मैंडिबुलर होती है, बुलर, ये भी 2 जोड़े होते हैं। लास्ट होती है आपकी लिंगुअल, ये भी 2 जोड़े होते हैं। तो टोटल हो गए 6। ठीक है, टोटल 6 मतलब 2 होते हैं ये भी, तो टोटल तो 6 हो गई। लेकिन आपसे अगर संख्या में पूछी जाए तो आप कहोगे 3 जो, मतलब संख्या में पूछी जाए तो आप कहोगे कितनी होती हैं? संख्या में पूछी जाए तो आप कहोगे 6 होती हैं, और आपसे जोड़े में पूछी जाए तो आप कहोगे 3 होते हैं भाई। ठीक है, लार ग्रंथियों के जोड़े 3 होते हैं और टोटल संख्या 6 होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि श्रवण कोश के ठीक नीचे स्थित होती है? ए है सबमेंडिबुलर, बी है पैरोटिड ग्रंथि, सी है सबलिंगुअल, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो श्रवण कोश के ठीक नीचे ग्रंथि होती है वो होती है आपकी बी पैरोटिड ग्रंथि। ये श्रवण कोश के ठीक नीचे होती है। दूसरी हम बात करेंगे सबमेंडिबुलर, ये क्या होती है? जो हमारे जबड़े होते हैं, तो दोनों जबड़े जो होते हैं, जबड़े की बात करेंगे तो दोनों जबड़ों के क्या होती है? संधि स्थल पर, जहाँ पर दोनों जबड़ों का जोड़ होता है वहाँ पर मतलब मिलती है। और साथ ही कृंतक जो दांत होते हैं आपके, कृंतक दांत के पीछे, ठीक पीछे होती है, कृंतक दांत के ठीक पीछे होती है। कौन से? सबमेंडिबुलर, दांत के ठीक पीछे। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृंतक दांत के पीछे कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो सबमेंडिबुलर, जबड़े के छोर पर या जबड़े के जोड़ पर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तब भी सबमेंडिबुलर आंसर होगा। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं कौन सी? सबलिंगुअल ग्रंथि की बात करते हैं, तीसरे वाली जो है उसकी बात करें तो ये निचले जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निचले जबड़े में ये पाई जाती है, निचले जबड़े में ये पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, लार मिश्रित भोजन कहलाता है खाना, लार मिश्रित भोजन, बोलस या उपरोक्त सभी। तो जो लार मिश्रित भोजन होता है उसे हम कहते हैं बोलस। ठीक है, क्या कहते हैं? हम इसको बोलस कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, लार में जल की मात्रा कितनी होती है? 85%, 90%, 90.5% या 99.5%। तो जो जल में लार की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा जल ही होता है, 99.5% तक जल ही होता है। ठीक है, जो बचा आधा % उसी में सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। और तत्व तो खैर इसमें कई सारे पाए जाते हैं, जैसे श्लेष्मा पाया जाता है। इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? श्लेष्मा पाया जाता है। ठीक है, श्लेष्मा पाया जाता है, और इसके श्लेष्मा के साथ साथ आपको पता है स्टार्च भी होता है, इसमें स्टार्च होता है, टाइलिन होता है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे इसमें तत्व, लाइसोजाइम पाया जाता है, थायोसाइनेट पाया जाता है, ये बहुत तरीके के तत्व इसमें पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है थायोसाइनेट, लाइसोजाइम एवं भी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जब हम खाना खाते हैं तो भोजन के साथ कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी पहुंच जाते हैं, तो उनको थायोसाइनेट और लाइसोजाइम ये दोनों ही नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लार में उपस्थित वह तत्व जो भोजन की अम्लता को उदासीन करता है? ए है लाइसोसाइनेट, बी है बाइकार्बोनेट आयन, सी है बाई कैल्शियम आयरन, या डी है सल्फर। तो लार में उपस्थित एक ऐसा तत्व जो भोजन की अम्लीयता को उदासीन करता है, उदासीन मतलब है 7.0। ठीक है, 7 मतलब 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो लार में उपस्थित भोजन की अम्लता को उदासीन करने वाला जो तत्व है वो आपका हो जाएगा कौन सा? बाइकार्बोनेट आयन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। बाइकार्बोनेट आयन जो होता है ये लार में जो भोजन होता है उसको उदासीन, उसकी अम्लता को उदासीन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ग्रसनी, ग्रासनली, मुंह या आमाशय। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है आमाशय होता है, और ये जब खाली होता है, अगर खाली अवस्था में होता है तो ये किसका? जे आकार का दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे जे आकार का दिखाई देता है, जो अंग्रेजी में जे अक्षर होता है उसके आकार के ये दिखाई देता है। कैसी संरचना होती है? ये एक थैले के समान संरचना होती है। ठीक है, आपने आमाशय देखा भी होगा,
इस तरीके से कुछ आमाशय की रचना होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थैले के समान आमाशय की रचना होती है। ओके, थैले के समान इसकी रचना होती है। थैले के समान ये पेशीय संरचना है। कैसी संरचना? पेशियों से बना है, तो पेशीय संरचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन? आमाशय। ओके, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आहार नाल मृत्यु होने पर 1 मीटर बढ़ जाती है, टोटल 10 मीटर की हो जाती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता ही होनी चाहिए। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 32 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आमाशय के जो भाग की हम बात करेंगे तो इसके 3 भाग होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। कौन कौन से भाग होते हैं? 3 भाग। एक तो होता है फंडस, आपको याद आया होगा, ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं। फंडस बॉडी, ठीक है, बॉडी होती है। और तीसरा क्या होता है? ईसोफेगस होता है, ठीक है। बॉडी, ईसोफेगस तो इसका छिद्र पाया जाता है, ईसोफेगस। रुक जाइए, पायल इसका जो भाग होता है तीसरा वो होता है एंट्रम। एंट्रम, या जिसे एंट्रम के साथ साथ एक नाम इसे और दिया जाता है, एंट्रम के साथ इसका नाम होता है पायलोरस। पायलोरस, ठीक है, पायलोरस। ओके, तो पायलोरस एंट्रम सेम ही है, ये दोनों पायलोरस को ही एंट्रम कहा जाता है। फंडस बॉडी, ये 3 भाग होते हैं आमाशय के। इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने? 2 छिद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से छिद्र होते हैं? ये छिद्र होते हैं आपके, एक कॉर्डियक छिद्र होता है, कॉर्डियक छिद्र होता है एक, ओके। और दूसरा कौन सा होता है? पाइलोरिक छिद्र होता है, पाइलोरिक छिद्र होता है, ठीक है, पाइलोरिक छिद्र होता है। तो ये 2 छिद्र इसमें पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम का श्रावण, ये सा गलत है। श्रावण किस ग्रंथि से होता है? ए है पैरोटिड ग्रंथि, बी है सबलिंगुअल ग्रंथि, सी है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और डी है उपर्युक्त सभी। तो लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम होता है, इसका जो श्रावण मतलब बहने का जो कार्य होता है, वो किस ग्रंथि से होता है? तो वो होता है पैरोटिड ग्रंथि से, ठीक है। पैरोटिड, ए ऑप्शन सही होगा। ओके, जो टाइलिन एंजाइम होता है वो किससे निकलता है? मुंह में हमारे लार में टाइलिन पाया जाता है, जो किसमें होता है? वो होता है पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34। लार ग्रंथियाँ किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं? बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अंतस्रावी ग्रंथियाँ, संकरी ग्रंथियाँ हैं, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो आपकी बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, एक्सोक्राइन ग्रंथियों के अंतर्गत आती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा ये शाखित कूपिकाकार रचना की होती हैं, ठीक है। कूपिकाकार जो होता है, इनके संरचना की ग्रंथियाँ पाई होती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। जठर रस के श्रावण को प्रेरित कौन करता है? मतलब स्टिमुलेट कौन करता है, उत्तेजित कौन करता है? तो जठर रस को उत्तेजित करता है गैस्ट्रिन हार्मोन, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है इंसुलिन, डी है टाइलिन। तो यहाँ पर गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, ए ऑप्शन सही होगा। ये जठर रस को क्या करता है? प्रेरित करता है निकलने के लिए। जब हम खाने को देखते हैं, उसी समय क्या होता है? हमारे शरीर में लार इकट्ठी होने लगती है, तो उसको हम कहते हैं उत्तेजित करना, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है कहाँ से निकलता है? जी कोशिकाओं से निकलता है। जी कोशिकाएं गैस्ट्रिन कोशिकाओं से निकलता है, मतलब, ठीक है, जी कोशिकाओं से निकलता है, ये भी पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 36। जठर रस के श्रावण का नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा, डी है उपर्युक्त सभी द्वारा। तो जठर रस का जो श्रावण का नियंत्रण जो होता है वो आपके इन सभी के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र भी नियंत्रित करती है, हार्मोन भी करती है, और रासायनिक पदार्थ भी इसको नियंत्रित करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? ए है 20, बी है 22, सी है 24, डी है 25। तो मानव शरीर में अगर हम खनिज लवण की बात करेंगे तो टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं, ठीक है, 24 होते हैं। जिसमें हम बात करें जो हमारी पूरी बॉडी में कितना % भाग खनिज का होता है, तो 4% होता है, क्योंकि 96% क्या होता है? CHO होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, वसा और जल होता है, ठीक है। तो 96% तो यही भाग हो जाता है इन सभी तत्वों का। तो बचता है 4% जो हमारा खनिज का बना हुआ होता है। उसमें भी 2% क्या होता है? कैल्शियम होता है, और 1% फॉस्फोरस होता है। और बचा जो 1%, उसमें आपके जो बचे हुए सारे खनिज हैं वो सभी 1% मात्र होते हैं, मतलब बहुत कम ही मात्रा चाहिए होती है, लेकिन उपयोगी बहुत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इतनी भी मात्रा कमी हो जाती है हमारे देश में, लोगों को इतनी भी मात्रा नहीं प्राप्त हो पाती है खनिज की।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, खनिज लवण शरीर में उपस्थित होते हैं स्वतंत्र रूप में, खनिज व यौगिक के रूप में, सी है कार्बनिक यौगिक के रूप में, डी है उपर्युक्त तो सभी। तो जो खनिज लवण शरीर में उपस्थित होते हैं तो वो स्वतंत्र रूप में भी होते हैं, स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे जो हमारी कोशिकाओं में होते हैं वो स्वतंत्र रूप में होते हैं। अगर पूछा जाए स्वतंत्र रूप में कौन होते हैं, तो जो कोशिकाओं में खनिज होते हैं वो स्वतंत्र रूप में होते हैं। खनिज व यौगिक के रूप में अगर हम बात करें तो जब दो खनिज लवण आपस में मिलते हैं तब ये खनिज यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम प्लस फास्फोरस मिल गए। ठीक है, इस तरीके से। तो बात करेंगे जैसे कि सोडियम क्लोरीन मिल गया तो सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, यौगिक के रूप में सोडियम मिल गया। ठीक है, प्लस कौन मिल गया, क्लोरीन मिल गया तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया। कैल्शियम फ्लोरीन मिल गया तो कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, सॉरी कैल्शियम क्लोरीन मिल गया तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया। सोडियम फॉस्फोरस मिल गया तो सोडियम फॉस्फेट हो गया। तो ये क्या है, योग कर रहे हैं, यौगिक बन रहे हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक के रूप में अगर हम बात करें तो एक तत्व क्या हो जाएगा, कार्बनिक हो जाएगा। जैसे कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन, ये कार्बनिक तत्व हैं। और एक तत्व कैसा हो जाएगा, कार्बनिक हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक के रूप में भी ये प्राप्त होते हैं। कार्बनिक क्या हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएगा। तो एक खनिज मिल गया और एक क्या हो मिल गया, आपका वसा या प्रोटीन मिल गया। तो इस तरीके से ये बनता है। जैसे कि आप कह सकते हो हिम क्या है, हिम क्या है, आयरन, हिम क्या है, आयरन का एक तत्व है। ठीक है, तो हिम जो है, हिम मिल गया, प्लस कौन मिल गया आपका, ग्लोबिन, प्रोटीन मिल गई। तो ग्लोबिन क्या हो गया आपका, हो गया कार्बनिक पदार्थ, ग्लोबिन क्योंकि प्रोटीन है। ठीक है, तो ग्लोबिन, हिम और ग्लोबिन मिल गया तो क्या, हीमोग्लोबिन बन गया। ऐसे ही फास्फोरस मिल गया, फास्फोरस क्या है, एक खनिज है। और प्रोटीन क्या है आपको पता है, कार्बनिक पदार्थ है तो फास्फोप्रोटीन हो गया। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39, 24 खनिज लवणों को आवश्यकता अनुसार निम्न भागों में बांटा गया। जो हमारे 24 खनिज लवण होते हैं तो इनको कितने भागों में बांट दिया गया, 2, 3, 4 या 5। तो इनको बांटा गया कितने, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हो गए, एक तो आपके हो गए कौन से, मेजर खनिज लवण हो गए। मेजर खनिज जिनकी हमारे शरीर को क्या होता है, मात्रा अधिक चाहिए होती है। जैसे कि आपका कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ठीक है, तो इनकी आपको क्या है, मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। सोडियम है, क्लोरीन है, इनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। ये हो जाते हैं आपके मेजर खनिज तत्व। दूसरे होते हैं ट्रेस। ट्रेस का मतलब ये होता है जो उपयोगी बहुत है आपके शरीर के लिए लेकिन मात्रा बहुत कम चाहिए होती है। मात्रा बहुत कम चाहिए होती है। जैसे कि आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपके ट्रेस हो जाते हैं। तीसरे होते हैं अन्य तरीके के अन्य खनिज लवण माने जाते हैं जिनकी आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है, जब आप ट्रेस खनिज लवण और मेजर खनिज लवण को खाते हो तो इनसे ही उनकी पूर्ति हो जाती है। तो आपको ज़्यादा अलग से इन पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। 3 होते हैं, कौन से होते हैं, मेजर होते हैं, ट्रेस होते हैं और अन्य खनिज लवण, ये 3 तरीके के होते हैं। आज की क्लास का आई होप लास्ट क्वेश्चन होगा ये 40, थोड़ा जल्दी हो गया लास्ट में क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। आप लंबी क्लास ज़्यादा देखते नहीं हो लेकिन तब भी 1 घंटा तो क्रॉस कर ही गया। क्वेश्चन नंबर 14 है। और मैराथन का मतलब ही ये होता है, लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास देते हैं। और मैं तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी क्लास आप लोग ज़्यादा लंबा नहीं देखते हो, शायद कुछ कमी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास बहुत लंबी हो गई। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक ट्रेस खनिज तत्व का उदाहरण नहीं है। ए है लोहा, बी है तांबा, सी है क्लोरीन, डी है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर क्या, अभी तो मैंने बताया जो क्लोरीन है वो क्या है, वो हो गया आपका किसका, मेजर का उदाहरण हो गया। और ट्रेस खनिज तत्व का नहीं है पूछा गया है तो इसका मतलब एक नहीं है क्लोरीन क्योंकि ये मेजर का है, मेजर खनिज का उदाहरण है। इसकी आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, लोहा, तांबा और मैग्नीशियम के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो हो जाता है किसमें, ट्रेस में आता है। लेकिन यहीं पर अगर मैग्नीशियम होता, मैग्नीशियम किस में हो जाएगा, मेजर में हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों एक जैसे लगते हैं। ओके, तो क्लास आज की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से प्रश्न बनते हैं, बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है। जब छोटे बच्चे हों तो बहुत मुश्किल होता है एक एक वीडियो को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो बस यही कहूँगी, सपोर्ट करिए चैनल को। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।